आज इस टॉपिक में हम डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले इंसान जंगलों में रहता था। तो जंगल में कौन सा रूल होता है? जंगल में सिर्फ एक रूल होता है, वो होता है पावर का। जिसकी पावर उसी का सब कुछ। जैसे कि एक शेरों का झुंड है, हाथियों का झुंड है, भैंसों का झुंड है, हिरन का झुंड है। ठीक है, अब इन सब की इंडिविजुअल पावर, इनके ग्रुप की पावर पे डिसाइड करेगा कौन सा ग्रुप सर्वाइव करेगा, और ये आपस में लड़ते रहेंगे। ठीक है, अब जो पावरफुल है वो जीत जाएगा। इस सिस्टम में हमारे पास कोई लॉ नहीं है। बस ये है, पावर डिसाइड कर रही है कि कौन आगे जाएगा। इस सिस्टम को हम बोलते हैं एनार्की। अब इंसान जब जंगलों में रहता था तो यही रूल था। ठीक है, कि बस पावर चाहिए। पर जब इंसान जंगल से बाहर निकला तो उसने सबसे पहले इस सिस्टम को ब्रेक करा। इस सिस्टम को ब्रेक करने के लिए हमें क्या रूल लाना पड़ेगा? हमें सिर्फ एक रूल की ज़रूरत है। वो रूल होता है पावर सेंट्रलाइज़ेशन। बिना पावर सेंट्रलाइज़ेशन के आप एनार्की को ब्रेक नहीं कर सकते। एनार्की को ब्रेक करने के लिए पावर सेंट्रलाइज़ेशन चाहिए। पावर सेंट्रलाइज़ेशन का मतलब क्या है? कि एक ग्रुप को या एक इंडिविजुअल को इतनी पावर दे दो कि उसके लॉ को कोई ब्रेक ना कर सके। तो यहीं से काफ़ी सारी थ्योरी निकल के आती है। जैसे कि पहली थ्योरी निकल के आती है डिक्टेटरशिप की। डिक्टेटरशिप में हमारे पास क्या है? हमारे पास एक किंग है, और इस किंग को हमने एब्सोल्यूट पावर दे रखी है। अब ये डिसाइड करेगा कि नीचे क्या होगा। ठीक है? अब डिक्टेटरशिप में अच्छाई क्या है? कि अगर मान लो ये किंग बहुत ज़बरदस्त है, ये किंग लोगों का भला चाहता है, ये लोगों के बारे में सोचता है। ठीक है? लोगों को मरने नहीं देता, भूख से मरने नहीं दे रहा है, पानी सब चीज़ की व्यवस्था इसने कर रखी है। तो ये गुड किंग है, तो डिक्टेटरशिप अच्छी चलेगी। पर सपोज़ ये किंग बहुत ज़्यादा लालची और इससे अपना-अपना देख रहा है, तो इस टाइम पे डिक्टेटरशिप फेल हो जाएगी। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा रिस्क होता है, क्योंकि एक इंडिविजुअल को हमने एब्सोल्यूट पावर दे दी। ठीक है? तो डिक्टेटरशिप अच्छी चल सकती है, अगर ये किंग अच्छा है। इसको मतलब बहुत समझ है और ये सब कुछ सही तरीके से चला रहा है। कई कंट्रीज़ में हमने देखा है कि डिक्टेटरशिप होती है और कंट्रीज़ बहुत अच्छी ग्रो करती है। ठीक है? उसका एग्ज़ाम्पल यही है, क्योंकि वहाँ पर जो ऊपर बैठा रखा है बंदा, वो काफ़ी सही होगा। फिर एक और सिस्टम होता है कि जहाँ पर हम डिक्टेटरशिप के फेलियर से डरते हैं कि एक बंदे को इतनी पावर नहीं देनी। तो इस सिस्टम को हम बोलते हैं ओलिगार्की। ओलिगार्की में क्या होता है कि इलाइट लोग मिलके, इलाइट मतलब एक किंग को ना रख के हम कुछ लोगों के ग्रुप को रखते हैं, और ये ग्रुप मिलके डिसाइड करेगा। ये बिजनेसमैन हो सकते हैं, कोई भी लोग हो सकते हैं जो काफ़ी पैसे वाले हैं। तो ये लोग मिलके एक्चुअली में कंट्री को चला रहे हैं। यहाँ पर भी सेम ही चीज़ होती है कि इलाइट लोग अगर सही हैं, वो ग्रोथ को सही तरीके से देख रहे हैं, वो अपना पर्सनल वो ज़्यादा एजेंडा ज़्यादा ऊपर नहीं ला रहे हैं, तो वहाँ पर ओलिगार्की बहुत अच्छी चलेगी। लेकिन फिर सेम प्रॉब्लम, अगर ये इलाइट लोग आपस में मिल जाएँ और इनको कोई लेना-देना नहीं है नीचे की पब्लिक से, तो इलाइट लोग भी फेल कर देंगे कंट्री। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा रिस्क है, मतलब एक गैम्बल है कि अगर बेकार निकल गए तो तुम गए। इसी के साथ हमारा एक तीसरा सिस्टम निकल के आता है जिसको बोलते हैं हम डेमोक्रेसी। देखो, यहाँ पर पावर सेंट्रलाइज़ेशन तीनों में है, ठीक है? बिना पावर सेंट्रलाइज़ेशन के तो एनार्की है। तो पावर सेंट्रलाइज़ेशन इज़ मस्ट। डिक्टेटरशिप में भी किंग के पास पावर है, ओलिगार्की में एलाइट के पास पावर है, डेमोक्रेसी में भी हम क्या करते हैं, हमारे पास एक ग्रुप है जिसको हम अपने सेंट्रल गवर्नमेंट बोल देते हैं, ठीक है? सेंट्रल गवर्नमेंट में यहाँ पर क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को हमने बहुत ज़्यादा पावर दे रखी है। सेम, सेंट्रल पावर हमें चाहिए ही चाहिए। फिर सेंट्रल पावर को काउंटर करने के लिए हम एक छोटी पावर और बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं अपोज़िशन। इन दोनों को चेक रखने के लिए हम एक और ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिसको बोलते हैं जुडिशरी। अब हम बोलते हैं यार ये तो ऊपर-ऊपर लेवल पे खेल रहे हैं, नीचे के लोगों को कौन बताएगा? तो हम एक और ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिसको बोलते हैं मीडिया। और ये मीडिया एक्चुअली में लोगों के सेंटिमेंट, ये पीपल के सेंटिमेंट को डिसाइड करता है, और ये पीपल अगले 5 साल बाद दोबारा इलेक्शन कराते हैं और 5 साल बाद दोबारा से ही सेंट्रल पावर को चेंज किया जा सकता है। तो मतलब मेरे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर आ चुका है जिसमें सेंट्रल पावर तो है, पर सेंट्रल पावर को चैलेंज करने के लिए एक अपोजिशन भी है, जुडिशरी भी है, मीडिया भी है, और लोग भी। अगर लोगों को इसकी ये पावर पसंद नहीं आ रही है तो लोग इसको चेंज करने की हिम्मत भी रखते हैं 5 साल बाद। ठीक है? अब यहाँ पर मुझे समझ में आ रहा है कि पावर स्ट्रगल मैंने बना दिया। मतलब एक बंदे को भले ही मैंने पावर दे दी, पर स्ट्रगल है पावर का। तो मुझे ना यही सिस्टम चाहिए था। तो डेमोक्रेसी ऑन पेपर बहुत अच्छी दिख रही है, राइट? कि पावर स्ट्रगल चल रहा है, ये सब कुछ हो रहा है, इसको चेंज भी किया जा सकता है 5 साल बाद। लेकिन ना यहाँ पर एक प्रॉब्लम है।
वो प्रॉब्लम क्या है? अब हम सिर्फ डेमोक्रेसी की बात करेंगे। इसको हटा देता हूँ। देखो, डेमोक्रेसी मैंने जैसे आपको बोला एक सेंटर पावर है, इसके बगल में एक अपोज़िशन बिठा रखा है, इसके साथ एक जुडिशरी बिठा रखी है, ये इंडिपेंडेंट बॉडी है, उसके बाद एक मीडिया बिठा रखी है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और यहाँ पर लोग हैं, जो 5 साल बाद इसको चेंज करने की हिम्मत रखते हैं, ठीक है? अब लोगों के जो सेंटिमेंट आते हैं ना, लोगों के सेंटिमेंट, वो सेंटिमेंट कहाँ से आते हैं? वो मीडिया में जो चीज़ देखते हैं, ठीक है? या वो जो बुक्स पढ़ते हैं, ठीक है? अब जो इनके सेंटिमेंट है वो यहाँ से डिसाइड हो रहे हैं। मान लो ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट, जुडिशरी ये सब एक तरफ हो जाते हैं। मान लो अपोज़िशन भी इनकी तरफ है, अपोज़िशन भी लोगों की तरफ नहीं है, तो अब लोगों का क्या होगा? अब लोगों को तो ना इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ना एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, ना एजुकेशन मिल रही है, कुछ नहीं मिल रहा है, तो इनका सेंटिमेंट कैसे बनेगा? देखो इनका सेंटिमेंट गलत बन सकता है। अब कैसे? देखो यहाँ पे ना साइकोलॉजी का एक बहुत ज़बरदस्त फिनोमेना आता है। वो फिनोमेना क्या होता है? उसको बोलते हैं नैरेटिव सेल्फ। नैरेटिव सेल्फ साइकोलॉजी का एक ऐसा फिनोमेना है जो ये बोलता है कि आप ना हमेशा अपने दिमाग में अपनी कहानी लिखते जाते हो, ठीक है? और वो ना ज़्यादातर सेंटिमेंट बेस्ड होती है, वो लॉजिकल नहीं होती। इसमें सेंटिमेंट पहले आता है, लॉजिक बाद में आता है। देखो कैसे? जैसे कि मान लो आपको ना 2 लैपटॉप खरीदने थे। एक लैपटॉप आपके पास चॉइस है मैक की और एक लैपटॉप चॉइस है आपके पास डेल की। अब आपको लगता है कि आपको ना मैक लेना चाहिए कि आपने पढ़ा है उसकी कॉन्फ़िगरेशन ये वो सो कि उसका प्रोसेसर अच्छा है, उसकी रैम अच्छी है, ये सब चीज़ें अच्छी है, तो आपको इसको बाय करना चाहिए। पर प्रॉब्लम ये है, ये ना महँगा है। अब डेल के भी कॉन्फ़िगरेशन ठीक-ठाक है, लेकिन ये है कि ये इससे काफ़ी चीपर है। तो आपके पास पैसे ज़्यादा नहीं है, तो आप ना डेल को खरीद लेते हो, ठीक है? पर आपको बैक ऑफ द माइंड में ये पता है कि मैक आपको पहली चॉइस थी, ठीक है? जब आप इसको खरीद लोगे ना, अब खरीदने के बाद ना आपको अपने ईगो को सैटिस्फाई करना है। तो इस ईगो को सैटिस्फाई करने के लिए ना आप हमेशा अब ये चीज़ें देखोगे कि मैक में क्या-क्या खराबियाँ हैं और डेल में क्या-क्या अच्छाई है। क्योंकि ये अगर आप नहीं करोगे तो आपका ईगो सैटिस्फाई नहीं होगा। आप अपनी चॉइस को बैड नहीं बना सकते। सेम तब होता है जब हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को चूज़ करते हैं। मान लो हमारे पास 3 पॉलिटिकल पार्टी है 1, 2, 3 ठीक है? अब आपको ये पॉलिटिकल पार्टी बहुत पसंद है, ये दोनों आपको पसंद नहीं है। आपके सामने बहुत कुछ गलत हो रहा है, जो मान लो सेंट्रल पावर है। ये सेंट्रल पावर बहुत कुछ गलत कर रही है। ना एम्प्लॉयमेंट है, ना यहाँ पर एजुकेशन है, ना आपको रोड मिल रही है, ना आपको साफ पानी मिल रहा है। हर चीज़ के दाम बढ़े हुए हैं, इन्फ्लेशन है। बट क्योंकि आपको ईगो को अपने सैटिस्फाई करना है, तो इन्होंने जो आपको कहानी दे रखी है ना, कि क्यों हम अच्छे हैं, बस आप उस कहानी को दोहराते रहोगे। क्यों? क्योंकि उसी कहानी को दोहरा के आप ये बता सकते हो कि आपकी चॉइस सही क्यों है और ये दोनों गलत क्यों है। आप बाकी चीज़ों को भूल जाओगे। ये हमेशा याद रखना, सेंटिमेंट पहले आता है, सेंटिमेंट पहले आता है, बाद में आपकी रीज़निंग आती है। अब रीज़निंग क्यों आती है? रीज़निंग इसलिए आती है क्योंकि सेंटिमेंट को सैटिस्फाई करना है हमें और इसी थ्योरी को हम बोलते हैं नैरेटिव सेल्फ। हम अपने दिमाग में अपने आप को, अपने ईगो को सैटिस्फाई करने के लिए कंटीन्यूअसली एक नैरेटिव लिखते जाते हैं और उस नैरेटिव को बार-बार दोहराते जाते हैं ताकि हमारे ब्रेन में उसकी एक कहानी बन जाए और उस कहानी को हम बार-बार बोलते जाते हैं। जैसे कि ये सेंट्रल पावर ने आपको बोला कि हम आपको बाहर के हमले से बचाएँगे। कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन आप ये बोल रहे हो कि मान लो दूसरी कंट्री तो हमें खा जाएगी अगर ये सेंटर पावर से हटे तो। तो आप इस लाइन को दोहरा-दोहरा के अपने आप को सैटिस्फाई कर रहे हो, ठीक है? अब यहाँ पर जैसे कि मैं ये बोल रहा हूँ कि मान लो ये सेंटर पावर करप्ट है। देखो हम उस टाइम से यही देख रहे हैं, डिक्टेटरशिप में अगर राजा अच्छा था, तो तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओलिगार्की में राजा अच्छा था, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम डेमोक्रेसी में अगर राजा अच्छा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेमोक्रेसी में अगर राजा बेकार है, हम उस टाइम की बात कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी उस पॉइंट को हैंडल कैसे करती है। ये चीज़ डिक्टेटरशिप और ओलिगार्की में इतना पॉसिबल नहीं है, ठीक है? अब क्यों नहीं है देखो, लेकिन डेमोक्रेसी हमारे पास एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन बनता है इसका। डेमोक्रेसी में मान लो ये सब मिल चुके हैं, अब लोगों का लग चुकी है, ठीक है? अब लोगों के अंदर क्या आएगा? लोगों के अंदर आएगा फ़ियर, लोगों के अंदर आएगा वॉयलेंस, लोगों के अंदर आएगा क्या चीज़? एक तो महँगाई ज़्यादा आ जाएगी कंट्री के अंदर, ठीक है? अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है? ये सब चीज़ें बढ़ चुकी होंगी, ठीक है? तो अब इस चीज़ को डेमोक्रेसी कैसे काउंटर करती है देखो, ये मैं आपको बताऊँ। यहाँ पे ये सारे ऑर्गनाइज़ेशन थे हमारे पास, ठीक है? अब यहाँ पे ना मान लो ये सारी प्रॉब्लम हमारे पास आ गई कि इन्फ्लेशन आ गया, अनएम्प्लॉयमेंट आ गया,
ठीक है? ये सब जो वॉयलेंस बढ़ रहा है, लॉ नहीं है, ठीक है? किसी भी कंट्री की ना डेमोक्रेसी भले ही कितना भी झूठ बोल दे, मान लो ये सेंटर पावर ये मीडिया के साथ मिलके इन सबके साथ मिलके झूठी फैलाई जा रही है, लेकिन उस कंट्री में एक चीज होती है जो कि उसकी इकोनॉमिक्स होती है, इकोनॉमिक, ये झूठ नहीं बोलती है। उस कंट्री की इकोनॉमी को देख के आप बता सकते हो कि उस कंट्री की हालत क्या है। भले ही डेमोक्रेसी झूठ बोल रही है, यहाँ पर प्रोपेगेंडा चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, ठीक है? ये लोगों के सेंटीमेंट के साथ खेला जा रहा है, पर उस कंट्री की इकोनॉमिक्स झूठ नहीं बोल सकती। जब इकोनॉमिक्स झूठ नहीं बोलोगी ना, तो ये सब चीज़ें ऑटोमैटिकली बढ़ती जाएँगी, ऑटोमैटिकली बढ़ेंगी ये। क्यों? क्योंकि कंट्री किस बेस पे चलती है? कंट्री चलती है मार्केट बेस पे, और इकोनॉमिक्स जो हम पढ़ाई करते हैं ना, ये पढ़ाई करते हैं हम मनी के बारे में नहीं है ये है रिसोर्सेज़ की पढ़ाई, रिसोर्स, ठीक है? ये रिसोर्सेज़ की पढ़ाई है। किसी कंट्री में जैसे मान लो एक एग्जांपल देता हूँ आपको, किसी कंट्री में 100 किलो आलू है केवल। 100 किलो आलू में करप्शन के चलते उस कंट्री में 90 केजी आलू जो ये गवर्नमेंट के लोग थे, जो अमीर लोग थे, इन्होंने दबा के रख दिए। भाई कंट्री की पॉपुलेशन अब कितनी ही हो, उनके पास सिर्फ 10 किलो आलू बचा है खाने के लिए। वो कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? कुछ भी है तुम्हारे पास। तुम ये 10 किलो आलू ही खरीद सकते हो क्योंकि रिसोर्सेज़ तुम्हारे पास जो बचे हैं वो केवल 10 केजी बचे हैं। तो जब करप्शन बढ़ता है ना, तो करप्शन से जो रिसोर्सेज का सेंट्रलाइजेशन बढ़ता है। जब रिसोर्सेज का सेंट्रलाइजेशन बढ़ता है ना, तो वहां पर क्या आता है? वहां पर आती है भुखमरी। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज खाने के लिए नहीं बचे। समय के साथ धीरे धीरे क्या होता है, हर कोई सिर्फ अपने अपने बारे में सोचने लग जाता है। ठीक है? अब यहां पर हमने देखा कि इकोनॉमिक्स झूठ नहीं बोल रही है। जब इकोनॉमिक्स झूठ नहीं बोल रही है और पूरा प्रोपेगेंडा चल रहा है, तो इसको ब्रेक करने के लिए क्या होता है? इसको ब्रेक करने के लिए जब लोगों को खाना नहीं मिलता, ना खाना मिलता है, महँगाई मिलती है, सब कुछ मिलता है, लॉ उनके लिए नहीं है, ठीक है? लॉ सिर्फ़ एलाइट लोगों के लिए है। तो यहाँ पर डेमोक्रेसी को ब्रेक करने के लिए एक ही चीज़ आती है, वो आती है एनार्की। ये याद रखना, हमने एनार्की से ही स्टार्ट किया था, जंगल राज से, कि जंगल राज से को तोड़ने के लिए हमने पावर सेंट्रलाइज़ेशन लाए थे, राइट? लेकिन जब डेमोक्रेसी ब्रेक होती है, तो फिर एनार्की उसका एक सॉल्यूशन होता है। अब यहाँ पर मैं आपको ना एक कॉन्सेप्ट और बताना चाहता हूँ, देखो, हम बोलते हैं जैसे ना लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, कि लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये इसको चेक करे हमेशा, ठीक है? देखो ये ना इतना आसान नहीं है, इतना पॉसिबल नहीं होता। कैसे पॉसिबल नहीं होता? देखो, लोगों के मैंने जैसे बोला कि हम ना सेंटिमेंट पे बहुत ज़्यादा चलते हैं, ठीक है? और सेंटिमेंट के बाद रीज़निंग आती है। अब ये ना जो सेंटिमेंट है, जो रीज़निंग है, ये दोनों चीज़ें ना एक चीज़ पे बहुत डिपेंड करती है, उसको बोलते हैं हम क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग कौन सा पॉइंट होता है? क्रिटिकल थिंकिंग वो पॉइंट होता है जहां पे आपके दिमाग में एक थ्योरी है और उस थ्योरी का एक बायस क्रिएटेड हो रखा है। वो थ्योरी आपको बहुत अच्छी लगती है, जैसे कि मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको एक थ्योरी दे रखी है, आपको थ्योरी बहुत अच्छी लगती है, तो बायस क्रिएट हो गया आपके दिमाग में कि वो थ्योरी बिल्कुल अच्छी है। क्रिटिकल थिंकिंग जिस बंदे की ज्यादा होगी, वो हमेशा अपने बायस को चैलेंज करता रहेगा। इसका बेस्ट एग्जांपल कौन है? इसके बेस्ट एग्जांपल होते हैं साइंटिस्ट लोग। वो अपनी एक थ्योरी बनाते हैं और उसी थ्योरी को बार-बार चैलेंज करने के लिए अपने वो रिसर्च करते रहते हैं। भले ही उनका रिसर्च इस बात पे भी होता है कि वो थ्योरी प्रूव हो जाए, लेकिन अगर उनकी थ्योरी किसी बात से प्रूव नहीं हो रही है, तो वो उस बात को भी एडमिट कर देते हैं। ठीक है? तो जिन लोगों की क्रिटिकल थिंकिंग हाई होती है, वो अपने आप को ज़्यादा सवाल करते हैं, अपनी थ्योरीज़ को ज़्यादा सवाल करते हैं। अब ये जो क्रिटिकल थिंकिंग का पार्ट है, ये कैसे आता है? देखो, क्रिटिकल थिंकिंग का पार्ट आता है स्कूलिंग से। उस कंट्री में स्कूलिंग कितनी अच्छी है। अब स्कूलिंग से क्या होता है, स्कूलिंग में क्या होता है, हम एक बुक पढ़ते हैं, राइट? इस बुक में कुछ का कुछ लिखा हुआ है। अब हम बोलते हैं ठीक है, ये बुक में सही लिखा हुआ है। तो हम टीचर से क्या करते हैं, हम करते हैं सवाल, कुछ सवाल पूछ लिए। टीचर क्या करता है, उनका जवाब देता है। अब फिर हम इस जवाब के सवाल पूछते हैं, फिर वो हमें जवाब देता है। तो ऐसे करते-करते हम क्या कर रहे हैं, पहले हमने अपना एक बायस क्रिएट करा इसको पढ़ के, राइट? हमें ये बुक बहुत अच्छी लगी, तो हमने एक बायस क्रिएट कर लिया इस बुक के लिए। फिर हमें कुछ सवाल आए इस बुक के ऊपर कि भाई ये झूठ भी तो हो सकता है, ये गलत भी तो हो सकता है, तो हमने कुछ सवाल पूछ लिए उससे। ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, कब हो रहा है, राइट? फिर हमें आंसर आए। फिर हमने सवाल पूछे, फिर हमें आंसर आए। तो स्कूलिंग का जो एक्चुअल वो था ना रीज़न, वो यही था कि आपका ना जो कॉमन सेंस है, उस कॉमन सेंस में एक रीज़निंग बैठ जाए। जब वो रीज़निंग बैठ जाए तो आप चीज़ों को सवाल करना स्टार्ट कर देते हो। जब सवाल करना स्टार्ट करते हो तो समय के साथ आप खुद को भी सवाल करते हो। ठीक है? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि स्कूलिंग इज़ द ओनली सॉल्यूशन। कई लोग ऐसे होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन आप देखोगे उनकी क्रिटिकल थिंकिंग बहुत हाई होती है। वो अपने आप को सवाल करना, इन चीज़ों से डरते नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है? तो ये सिर्फ़ स्कूलिंग पे डिपेंड नहीं करता। कई लोगों का
ब्रेन उसी तरह से विकसित हो चुका होता है कि उनकी क्रिटिकल थिंकिंग हाई होती है, ठीक है? बट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है? अब यहाँ पर ना मान लो किसी कंट्री में सब कुछ अच्छा चल रहा है। जब वहाँ पर सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो इसका मीनिंग ये है वहाँ पर एजुकेशन अच्छी होगी। एजुकेशन अच्छी होगी ना, तो एजुकेशन के साथ वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ पनपती है। तो वहाँ पर ना एम्प्लॉयमेंट भी आएगा, ऑटोमैटिकली आएगा एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि टैलेंट को कोई नहीं छोड़ना चाहता। जब एम्प्लॉयमेंट आएगा ना, एम्प्लॉयमेंट के साथ धीरे-धीरे स्कूल आगे बढ़ रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ आगे बढ़ रही हैं, ठीक है? आपको पानी अच्छा मिल रहा है, मान लो सरकार आपका ध्यान रख रही है, तो लोगों के दिमाग में ना एक ट्रस्ट बिल्ड होता है सरकार के लिए। जैसे कि आपको एक सिंपल एग्ज़ाम्पल बताता हूँ, मान लो किसी रोड पे आप चल रहे हो, ठीक है? वो रोड बहुत क्लीन है, बहुत ज़्यादा क्लीन है, बगल में उसके पेड़ लगे हुए हैं, बिल्कुल साफ-सफाई है एकदम से। आप अपने सामने देख रहे हो कि गवर्नमेंट का एक व्हीकल आ रहा है, वो बिल्कुल उसकी सफाई कर रहा है। तो आप ना ऑटोमेटिकली वहाँ पर कूड़ा फेंकना नहीं चाहोगे, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं आपको किसी ने बोला या नहीं बोला या आप रूल से डर रहे हो कि मैंने कूड़ा फेंक दिया तो क्या होगा, नहीं। जब आप सफाई देखोगे तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में एक ट्रस्ट बिल्ड होगा कि यार मैं भी नहीं फेंकता। अब मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो ज़बरदस्ती फिर भी फेंक ही देंगे, पर मैं ऑन एन एवरेज लोगों की बात कर रहा हूँ कि वो नहीं फेंकेंगे। तो इसको बोलते हैं ट्रस्ट और इसी ट्रस्ट से बिल्ड होता है कॉपरेशन और ये जो ट्रस्ट और कॉपरेशन है ना, यही होता है सिविक सेंस, जिसको बोलते हैं सिविक ड्यूटी। जब लोगों का सरकार के ऊपर, अपनी सेंट्रल अथॉरिटी के ऊपर भरोसा बनता है मतलब उनको वो सारी चीज़ें मिल रही है जो उनके लिए ज़रूरी है। ये नहीं कि उनको बस उनके ईगो को सैटिस्फाई करने के लिए कहानी सुनाई जा रही है। जब उनको ये सारी चीज़ें मिलेंगी तो ऑटोमैटिकली सिविक ड्यूटी बढ़ेगी। तो सिविक ड्यूटी कोई मैजिकल टर्म नहीं होता, जो जैसे हम देखते हैं कि कई कंट्रीज़ में आप बोलोगे कि लोगों को सिविक ड्यूटी बहुत अच्छी है। येस, क्योंकि वहाँ की सरकार ने शायद इतना अच्छा काम करा है समय के साथ कि लोगों का सरकार पे ट्रस्ट बिल्ड है। अब जो सरकार को काम करने थे वो लोग कुछ काम खुद ही कर देते हैं। जैसे साफ-सफाई रखना, ये चीज़ें करना, कुछ चीज़ें ठीक है, कुछ लोग उल्टे काम फिर भी करते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। पर ऑन एन एवरेज आप देखोगे लोगों के सेंटिमेंट सरकार की तरफ बहुत अच्छे होते हैं। तो ये सारे जो टर्मिनोलॉजी है ना, ये सारी टर्मिनोलॉजी वहीं से स्टार्ट होती है कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट कैसी है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? आप बताएँ।